अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोज़ाना की बुनियाद पर लाइव सेशन। ये लाइव सेशन ना सिर्फ आपको मालूमात फ्राहम करते हैं, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले बहुत से मामलात में आपके लिए मददगार साबित होते हैं। सम टाइम हम बात करते हैं एजुकेशन की, सम टाइम आपकी हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं, इसके अलावा आपके कैरियर से रिलेटेड भी बात की जाती है। आज भी हम एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपकी सेहत से मुतल्लिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मोहरों का दर्द हम किसे कहते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, या हम इसको किस तरह से किस-किस किन-किन तरीकों के साथ डील कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइका तबस्सुम खान, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नूरे सहर स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिंध में। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। साइका, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि मोहरों का दर्द। सबसे पहले तो आप बताएँ कि मोहरों का दर्द है क्या? हम इसे आम ज़ुबान में क्या कहते हैं मोहरों के दर्द को? और ये इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कि ये किस तरह से स्टार्ट होता है? ठीक है। देखिए, जैसे मोहरों का दर्द है, तो मोहरों के दर्द में हमारे पास ये चीज़ होती है कि हमारी जो एक्चुअली कमर है, ठीक है? हमारी कमर जो है वो शुरू होती है यहाँ जिसे हम गर्दन का हिस्सा भी कहते हैं, ठीक है? तो हमारी जो है वो कमर पूरी जो होती है वो गर्दन से लेकर एंड तक जाती है, जिसे हम लो बैक कहते हैं, ठीक है? आपकी बैक जो होती है वहाँ पे। अब क्या होती है कि आपकी कमर जो बनी हुई है वो क्या है, उसमें आपके बहुत सारे वर्टिब्रा हैं। वर्टिब्रा क्या होते हैं, जिनको हम मोहरे भी कहते हैं, ठीक है? आपके वर्टिब्रा होते हैं। वर्टिब्रा में आपका क्या सिस्टम होता है कि ये जैसे आप देखें, आपका एक वर्टिब्रा है और ये आपका दूसरा वर्टिब्रा है, ठीक है? इसी तरह से पूरी स्पाइन आपकी अलाइन होती है। जैसे आपकी पूरी स्पाइन अलाइन होती है और आपके वर्टिब्रा होते हैं, उन वर्टिब्रा के दरमियान एक डिस्क होती है, ठीक है? एक कुशनिंग होती है, आपकी एक पैडिंग होती है, जैसे आप कह सकते हो। वो जो पैडिंग होती है, उस पैडिंग में हमारे पास क्या होता है कि उसका जो आउटर पोर्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो अगर वर्टिब्रा हैं, इनके दरमियान यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होगा, यहाँ पे अल्लाह ताला ने बड़ा एक प्यारे तरीके से बड़ा प्यारा निजाम रखा है कि एक पैडिंग होती है या कुशनिंग होती है, ठीक है? वो जो डिस्क होती है उसके दो पोर्शन होते हैं। एक आउटर पोर्शन होता है, एक इनर पोर्शन होता है। जो आउटर पोर्शन होता है वो जो होता है वो टफ पार्ट होता है। जो इनर पोर्शन होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो सॉफ्ट पार्ट होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अब इसमें क्या कह सकते हैं आप कि वो जो इनर पोर्शन होता है, जो डिस्क होती है, जब उसमें कोई इंजरी आती है या कोई स्ट्रेस आता है, बेसिकली ये डिस्क क्यों बनाई गई, अल्लाह ताला ने क्यों बनाई है? देखिए, अगर आपकी बोन के दरमियान डिस्क नहीं होगी तो आपकी बोन एक दूसरे से रगड़ती हैं, रगड़ खाती हैं। जब आपकी बोन एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो इसका क्या मतलब होगा? तो ऑब्वियस है कि वो जब रगड़ेंगी तो वो हम क्या कहते हैं, जैसे एक चीज भुरना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो वो क्या होंगी, वो भुरना शुरू हो जाएंगी। तो और उन पे डायरेक्टली स्ट्रेस पड़ेगा। ये जो डिस्क होती है आपकी बोन के अंदर, इसमें क्या चीज होती है, ये आपकी शॉक एब्जॉर्ब करती है, ठीक है? शॉक कैसे एब्जॉर्ब करती है? जैसे आप अपनी डेली लाइफ की कोई एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि लिफ्टिंग हो गई, ट्विस्टिंग हो गई, बेंडिंग हो गई, ठीक है? इस तरह की चीजें होंगी तो ये शॉक एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब इस डिस्क पे कोई प्रेशर पड़ता है, कोई इंजरी आती है, कुछ भी होता है, तो डिस्क पे क्या होता है, डिस्क की इंजरी हो जाती है, डिस्क का वियर एंड टियर प्रोसेस हो जाता है, ठीक है? उस वियर एंड टियर प्रोसेस में क्या होता है कि फिर जाके आपकी डिस्क जो है वो हर्निएट कर जाती है या स्लिप कर जाती है, या आपकी डिस्क जो है, जो आउटर पोर्शन होता है और इनर पोर्शन जो होता है, वो क्या होता है, जब आउटर पोर्शन पे स्ट्रेस पड़ता है, टूटती है और आपका इनर पोर्शन निकल के बाहर आ जाता है। वो बाहर जब आता है तो इसको हम कहते हैं कि स्लिप डिस्क हो गई है, डिस्क प्रोट्रूड हो गई है, या फिर हर्निएटिक डिस्क हो गई है, या फिर कहते हैं कि मोरों का मसला हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है कि ये देखें आपकी, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपकी स्पाइन है या आपकी कमर है, आपके स्पाइन के अंदर जो मोहरे हैं या वर्टिब्रा हैं, अब उनमें क्या होता है कि वो जो होते हैं उन उसके साथ से जाहिर बात है नर्व भी निकल रही होती हैं, ठीक है? जब नर्व या नसें जो निकल रही होती हैं, ठीक है? अब जब वो डिस्क निकलेगी तो सम टाइम क्या होता है, वो जो नर्व होती हैं या जो नसें होती हैं उनको जाके टच करती है और उनको प्रेस करती है, ठीक है? जब उनको प्रेस करती है तो जाके फिर क्या करता है, वो इरिटेट करता है, फिर नर्व इन्वॉल्वमेंट के भी सिम्टम आते हैं। तो आम जुबान में इसको हम कहते हैं कि मोरों का दर्द हो गया। मोहरों के दर्द को आम तौर पे एसोसिएट किया जाता है कि मोस्टली कमर का दर्द होता है। कमर का दर्द होता है तो लोगों को वैसे भी लगता है कि शायद मोहरों का कोई प्रॉब्लम हो गया है। हम्म। तो क्या इसके अलावा भी कोई हमारी बॉडी पे कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये मोहरों का दर्द हो सकता है, मोहरे हैं जहाँ पे ये इशू हो सकता है?
नहीं, देखिए मोहरे तो आपकी एक बैक में ही है, आपके बॉडी में और कहीं नहीं है। एक आपकी बैक है और वहीं पे आपकी बैक के मोहरे हैं, ठीक है? तो आपको बैक में भी ही उसकी पेन होगी। ठीक है? लेकिन जो आपकी बैक पेन होती है वो क्या होती है, वो एसोसिएट करती है सिम्टम जो होते हैं, क्योंकि वो हमें परफेक्टली नहीं पता होते। जब नहीं पता होते तो क्या करते हैं कि हम उसको मिसरिलेट करते हैं या कंफ्यूज करते हैं। ठीक है? और इस तरह से क्या होता है हमारे पास कि ये जो चीज़ें होती हैं उसमें फिर हम इन चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं कि हमारी बैक पेन जैसे सम टाइम मस्कुलर स्पैज़्म हो जाता है, मसल की वजह से पेन हो जाती है, तो उस वजह से भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लाइक पेन हो गई है, या इस तरह का कोई इस तरह का इशू आ जाता है हमारे पास, लाइक मस्कुलर स्पैज्म। कमर के हमारे पास बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन कमर के हर मसले को हम मोहरों का दर्द नहीं कह सकते। ठीक है? कि हमारे पास ये हमें मोहरों का दर्द हो गया। ठीक है। मोहरों में बेसिकली गैप का रीज़न क्या बनता है? किस वजह से ये गैप आ जाता है? ओके, जैसे मैंने आपको बताया ना गैप, अब वो इसकी काफ़ी सारी कॉजेज़ आ जाती हैं, ठीक है? कॉजेज़ अब क्या हो सकती हैं कि मुहरों के बेसिकली दर्द की बहुत सारी कॉजेज़ आ सकती हैं, जिसमें हमारे पास हो सकता है सबसे पहली एक एज आती है। एज हमारे पास वो चीज़ होती है जिसको आप रोक नहीं सकते, वो एज आपकी बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है? आप कुछ भी कर लो, आपकी एज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है? तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब नेचुरल प्रोसेस क्या होता है आई एम सॉरी। नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके बाकी जो बॉडी सिस्टम होते हैं, वो डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। चाहे आपकी बोन्स हैं, चाहे आपकी मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, जितने भी सिस्टम होते हैं, आपके आहिस्ता-आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, जब आपके वो सिस्टम डिक्लाइन की तरफ जाते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि रोक तो आप नहीं सकते, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी डिस्क होती है बेसिकली उसमें वाटर कंटेंट होता है। वाटर कंटेंट का क्या मतलब है कि उसमें लाइक पानी की प्रॉपर्टीज आप कह लें वो होती हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वो वाटर कंटेंट क्या होता है, कम होता है। जब वो कम होना शुरू हो जाता है, डिस्क जो होती है वो श्रिंक होती है। जैसे डिस्क श्रिंक होगी तो वो क्या होगा कि उसमें फिर गैप आ जाता है, जो लोग कहते हैं मोहरों में गैप आ गए, ठीक है? एक चीज ये होती है। दूसरी अगर हम इसकी कॉजेज़ देखें कि क्या वजह हो सकती है, तो जो है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जॉब होती है हैवी वेट लिफ्टिंग की, बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, ठीक है? वेट लिफ्ट करते हैं। उनमें क्या चीज़ होती है कि वेट लिफ्टिंग की वजह से उनकी डिस्क पे कंटीन्यूअस प्रेशर आता रहता है, ठीक है? एक तो नॉर्मल वेट लिफ्टिंग होती है, लेकिन कुछ लोगों की जॉब का हिस्सा होता है हैवी वेट लिफ्टिंग, ठीक है? उस हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से जब एक कंटीन्यूअस प्रेशर आता रहता है आपकी डिस्क पे, कंटीन्यूअस प्रेशर आता रहता है, तो वो क्या होती है कि जब कंटीन्यूअस प्रेशर की वजह से डिस्क पे जो है वो बल्ज आउट हो जाती है और आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है या हर्निएटेड डिस्क हो जाती है। थर्ड आता है ओवरवेट, क्योंकि देखें आप, एक जो लोग ओवरवेट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि उनमें भी आपकी कमर है, उसने एक प्रॉपर वेट उठाना है, ठीक है, एक हद तक। जब बहुत ज्यादा एक लॉन्ग टर्म तक एक वेट पड़ता रहता है, वो क्या होती है, वो कंप्रेशन होने लगती है। जब कंप्रेशन होती है तो कंप्रेशन की वजह से अगेन वही डिस्क पे कंप्रेशन पड़ता है और फिर वो प्रोट्रूड कर जाती है। चौथी चीज आती है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपका कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, बस आप जो है वो लेटे में हैं। तो ये चीजें होती हैं जो आपकी जो कॉजेज होती हैं बेसिकली, या जिन वजह वजह जी। की वजह से होता है। जी, साइका। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी मतलब सम टाइम इसके साथ सोजिश भी हो जाती है, कोई स्वेलिंग भी हो जाती है। तो इसके अलावा कौन-कौन सी सिम्पटम्स हैं जो हमें इसे इसमें नज़र आएँगी कि हमें मोहरों की जो है वो तकलीफ़ हो गई है, तो हमें इसको चेक करवाना चाहिए? तो सोजिश के अलावा और कौन-सी सिम्पटम्स हो सकती हैं? अच्छा, देखिए जैसे मैंने बात की थी कि लाइक डिस्क प्रोट्रूड हुई है और वो आके आपकी जो नस होती है उसके साथ आके लग गई है, ठीक है? जैसे ये मोरे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और इनके दरमियान आप कह लें कि डिस्क है, ठीक है? डिस्क है। यहाँ पे और इन साइड से आपकी क्या निकल रही होती हैं? नसें निकल रही होती हैं, ठीक है? जब साइड से नसें, यहाँ पे अब एक चीज़ अल्लाह ने बड़े प्यारे तरीके से रख दी है। वो जब डिस्क बाहर निकल आई है तो वो क्या करेगी? वो आके आपकी रग को, या आपकी जो नस गुज़र रही है, सॉरी, उसको आके लाइक कंप्रेस करेगी, उस पे आके एक कंप्रेशन डालती है, ठीक है? जब वो कंप्रेशन डालती है तो इस तरह से जो नर्व्स के सिम्पटम होते हैं वो भी आते हैं।
अच्छा, सिम्पटम जो होते हैं वो आपको वन साइड ऑफ द बॉडी पे फील होते हैं। जैसे कि जो जब नस दब रही होती है तो उसकी वजह से हमारे पास जो सिम्पटम आते हैं वो क्या आते हैं कि आपको सुन हो जाती है, आपकी जो बैक होती है, ठीक है, और जो आपकी लेग्स होती हैं उनमें सुन हो जाती हैं, ऐसे लगता है कीड़ियां चल रही हैं, इस तरह की सेंसेशंस आपको आएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो आती हैं जब आप खड़े होते हो, ठीक है, उस टाइम पे प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जब आप खड़े होते हो या आप बैठे होते हो, आपके सिम्पटम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिम्पटम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं का क्या मतलब है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि जब आप चल रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ी देर आप चलते हैं और उसके बाद आपकी पेन बढ़ जाती है। तीसरी ये आपको सिम्पटम हो जाते हैं। आपकी नर्व इन्वॉल्व होने की वजह से आपको मस्कुलर वीकनेस होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको ऐसे लगता है जैसे जलन सी हो रही है, बर्निंग सेंसेशन नहीं होती है, या आपको हम हमारे जैसे सुन्न हो जाते हैं, समटाइम पाँव हमारे सुन्न हो जाते हैं ना, उसी तरह जैसे हमारे पाँव सुन्न हो जाते हैं, सेम इसी तरह से आपकी बैक का एरिया और आपकी जो टांगों का एरिया है, ये एरिया सुन्न हो जाता है। आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी जो है ना वो फीलिंग्स आती हैं। तो ये जब आपको फीलिंग्स आती हैं तो फिर आप जाएं और आप दिखाएं और आप कंसीडर इसको करें कि हाँ अब आपको मुहरों का मसला हो रहा होगा। जी। अच्छा, अगर हम इसकी स्वेरिटी की बात करें, तो ये किस कदर स्वेर हो सकता है ये मुहरों का दर्द, या इसकी वजह से हमें और कौन-सी बीमारियाँ जो है लाहक हो सकती हैं और किन-किन बीमारियों के चांसेस हैं कि वो आ सकती हैं इसके बाद? अच्छा, देखिए ये होता है कि अर्ली प्रिवेंशन हमेशा बेटर होती है, हमेशा। अगर आप अर्ली प्रिवेंशन नहीं कर रहे इस चीज़ की, ठीक है, और आपने आप डॉक्टर को जाके नहीं दिखा रहे, जैसे आपको सिम्पटम हुए, आपने फ़ौरन से उस पे ध्यान नहीं दिया और आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो उसके बाद क्या होता है कि सम टाइम आपको इतने वर्सन आपके सिम्पटम हो जाते हैं कि फिर आपको सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ता है, ठीक है। अब सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, उसमें कैसे आप जा सकते हो कि अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई या आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी जो है ना वो नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, तो सम टाइम क्या होता है कि परमानेंट नर्व डैमेज की तरफ भी लेके जाता है। जो आपकी नस होती है उसका जो है वो प्रॉपर परमानेंट डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास कि इसी तरह से सम टाइम, मतलब आप ये कह लो कि ज़्यादा तो चांसेस नहीं है, लेकिन सम टाइम आपकी प्रॉपर जो नर्व सप्लाई होती है, आपकी पूरी जिस्म में नसें जा रही हैं और आपके जो है वो आपको सप्लाई मिल रही है, ठीक है। एक आपका निज़ाम जो चल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, वैसे ही आपकी नसें जा रही हैं, पूरे जिस्म में आपको सप्लाई मिल रही है। अब उसमें क्या सिस्टम है कि अगर आप ट्रीट नहीं करवाते तो इनकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से कट डाउन हो जाती है। जब कट डाउन हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है कि जब कट डाउन हो गई तो फिर ऑब्वियस है कि आपकी जो है वो अज़ा काम नहीं करेंगे। तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन आती है कि अगर जो है ना वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आती है, उसमें ये होता है कि आपकी जो सेंसेशन होती हैं, जो आपकी टांगों का जो है वो अंदर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे आपकी सेंसेशन यानी आपको महसूस करने की जो आपकी हिस्स होती है, वो क्या होती है, वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। और जो आती है कि आपका जो बाउल और ब्लैडर का वो फंक्शन होता है वो लॉस हो सकता है। अब इसमें क्या होती है, यानी कि आप जो आपका कंट्रोल होता है, ठीक है, एक आपका कंट्रोल होता है जो, वो आपका बाउल एंड ब्लैडर का वो लॉस हो जाता है। बाउल एंड ब्लैडर का कंट्रोल क्या होता है, यानी कि आप का जो लाइक एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। पेशाब का जो आपका होता है वो क्या होता है, वो लॉस हो जाता है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो कि हमारी कमर में दर्द हुआ था, मोरों का मसला हुआ था और फिर अब नहीं रहा वो, इस तरह से, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली हम लोगों का लॉस हो गया, वो इस वजह से हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हमारे पास बहुत, अगर हम इनको ट्रीटमेंट नहीं करवाएं तो। ठीक है। तो साइका, आप हमें ये बताइएगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक मैं पहले वो क्वेश्चन ले लेती हूँ। दीदार खान है, वो पूछ रहे हैं कि हेलो, व्हाट इज़ डिस्क स्लिप एंड हाउ मच दी स्क्रू स्पोर्ट सर्जरी इज़ सक्सेसफुल?
ओके जी। दीदार खान, देखें मैंने आपको डिस्क स्लिप का सेशन के स्टार्ट में बहुत डिटेल में बता दिया कि डिस्क डिस्क क्या होती है और डिस्क स्लिप क्या होता है। आपने जो सर्जरी की बात की है, अगर देखिए 6 वीक तक आपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी ले लिया, आपने मेडिसिन भी ले लिया, आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी ले लिया, आपने बाकी जो है वो जितने भी आपको साथ में ट्रीटमेंट बताए थे, ठीक है, आपने वो सारे ट्रीटमेंट ले लिए। उसके बावजूद अगर आपकी ठीक नहीं हुई और आपको डॉक्टर ने सर्जरी का रिकमेंड किया है, तो फिर आप यू मस्ट गो फॉर सर्जरी। आप सर्जरी करवाइए, ठीक है, किसी अच्छे सर्जन से जाके सर्जरी करवाइए। इसमें ये होता है कि इट्स डिपेंड ऑन एज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि उनको कब से है, और तीसरी बात ये होती है कि सर्जरी में वो क्या करते हैं कि आपकी जो डिस्क स्लिप होती है उसको मैनेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्लिप डिस्क होती है तो उसको दोबारा सर्जरी में अब डिफरेंट टाइप की सर्जरीज आ जाती हैं, ठीक है। डिस्क स्लिप में क्या होता है कि वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, दोबारा से या तो प्रोट्रूड डिस्क को अपनी जगह पे लेके जाते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि डिस्क स्लिप इतनी ज्यादा हो जाती है या वो टोटली डिजेनरेशन की वजह से बड़ी बूढ़ों की एज में वो खत्म हो रही होती है, तो वहां पे उसको क्या करते हैं कि वो फिर जो है वो उन अपना एक सर्जरी का प्रोसीजर होता है, वो प्रॉपर तरीके से सर्जरी करके उस स्लिप डिस्क को रिप्लेस कर देते हैं। जी। मैं चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम में हमारी ऑडियंस के क्वेश्चन जो हैं वो ऐड किए जाए ताकि हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकें। तो उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन एक ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि हमें कौन-सी एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए कि हम इस दर्द से ही महफूज़ रहें? यानी कि अगर किसी को ये दर्द नहीं है पहले से, तो वो ऑलरेडी कौन-से ऐसे जो है वो तदाबीर ले ताकि वो उसको ये दर्द ही ना हो? अच्छा, देखिए हमारा लाइफ़स्टाइल जो है ना वो मैं अपने जितने भी मेरे सेशन हुए हैं तकरीबन हर सेशन में मैं यही कहती हूँ कि आपको अपना लाइफ़स्टाइल जो है ना वो हेल्दी मेंटेन करके रखें। ताकि अगर आपका हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, आपने मेंटेन किया हुआ है, तो आपको कोई जो है ना वो इस तरह के इश्यूज़ आपको फेस ना करने पड़ें। ठीक है? सबसे पहली बात उसमें ये आ जाती है कि वेट लिफ्टिंग टेक्निक्स होती है। हमारे यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं होती वेट लिफ्टिंग की, बस जैसे आया आपने वज़न उठा लिया जी। वेट लिफ्टिंग टेक्निक्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि बजाय इसके कि आप झुक के वज़न उठाएँ, आप अपने घुटनों पे बेंड होके फिर आप वज़न उठाएँ। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो है वो जैसे हमारे काम इस तरह का होता है कि हम बहुत जैसे ऑफिस वर्कर हैं या कुछ इस तरह के जिनका काम ऐसा है कि वो बैठते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उन्होंने बैठना ही बैठना है, ठीक है। तो जब उन्होंने बहुत लंबे अरसे के लिए बैठना होता है, तो आप जब बैठ रहे हैं बहुत टाइम के लिए, तो क्या है कि आपको जब ब्रेक मिलती है, तो बजाय उसके कि आप उस ब्रेक में भी बैठे रहें, आप बीच में थोड़ी देर उठें, थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें अपनी कमर की, ठीक है। उसके बाद दोबारा बैठ के अपना काम करने लग जाएं। इसी तरह का आप बहुत लंबे टाइम के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, तो भी ये है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। और सम टाइम अगर आप काम पे हैं, आप नहीं बैठ सकते, तो एक बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस होती है जो आप कर सकते हैं। सीधा आपने क्या करना है कि आपने अपनी कमर पे हाथ रखने और अपनी कमर को अंदर की तरफ पुश करना है, और बस इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, शोल्डर से पीछे की तरफ और यहाँ से अंदर की तरफ पुश करके थोड़ी सी आपकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। बस आप ये कर सकते हैं। दूसरी ये होती है कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करें जो जिनसे आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथिंग हो, ठीक है, आपके पट्टे जो हैं वो मजबूत हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। और अगर वेट आपका ज्यादा है तो प्लीज प्लीज वेट को कम करें, मेंटेन एक हेल्दी वेट मेंटेन करें। ये भी नहीं कि आपने बिल्कुल ही सूख सड़ जाना है और डाइटिंग करके, एक हेल्दी वेट होता है वो मेंटेन करें, हेल्दी खाएं और हेल्दी वेट मेंटेन करें। जी। साइका, मैं अपने प्रोग्राम में अपना लास्ट क्वेश्चन ऐड करूँगी। जिस तरह आप फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, तो हमने अभी मोहरों के दर्द की बात की, तो इसके अलावा और कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जिसका हम फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए इलाज कर सकते हैं? लेकिन फिजियोथेरेपी एक बहुत बहुत ही वास्ट फील्ड है। फिजियोथेरेपी में अब मैं आपको कहती हूँ कि आप सर्जरी की तरफ जाने से पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आपके सामने होंगे। बस ये है कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, अच्छा मैं एक चीज क्लियर करती जाऊं कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कोई दवाई नहीं है जो आप लेंगे और आप फटाफट ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना पड़ेगा, फिर जाके आपको फिजियोथेरेपी जो है
वो अफेक्ट करती है, आपको उसके रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है फिजियोथेरेपी में देखें आपके, अगर मैं शुरू करूं गर्दन से, गर्दन दर्द, कमर दर्द, शोल्डर पेन जो होती है, फ्रोजन शोल्डर आपकी जो है, वो सम टाइम ये होता है कि कोई इवन के जब बर्न हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता जल गया है कोई पेशेंट, या कोई ऐसा है आप जल गए, जलने के बाद क्या होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्चर का क्या मतलब होता है कि आपके जॉइंट्स जो हैं या आपके पट्टे जो हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर उनका भी इलाज फिजियोथेरेपी में आपकी जैसे उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हिप रिप्लेसमेंट होती है या फिर नी रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि जी घुटने की सर्जरी हुई है या फिर हिप की सर्जरी हुई है, कूल्हे की, ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि आपकी फिजियोथेरेपिस्ट आपके बहुत ही काम आते हैं, आपको दोबारा से उठ के चलना सिखाते हैं। स्ट्रोक जिस तरह हो गया, स्ट्रोक में क्या होता है, उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट आपको, स्ट्रोक में पेशेंट अगर इतना स्वेयर स्ट्रोक है कि पेशेंट बेड पे चला गया, ठीक है, यानी फॉलेज जिसे हम कहते हैं, फॉलेज हो गया पेशेंट को, पेशेंट बेड पे चला गया, एक फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा होता है कि वो दोबारा से पेशेंट को उठा के चलाना शुरू कर देता है। तो इस तरह के काफी सारे, उसके बाद आपकी आ जाती हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड होते हैं, उसमें भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प आउट करते हैं। जी। साइका, हमारे पास एक ऑडियंस में से क्वेश्चन आया है, मैं चाहूँगी कि मैं इसको ज़रूर ऐड करूँ। नाहीद अज़ीज़ हैं, वो कह रही हैं कि 90 प्लस, आई डोंट नो उन्होंने ये एज बताई है अपनी, क्या बताया है। वो कह रही है कि मोहरों में नस दबी है, एक्स-रे कराया है, अब शदीद कमर में दर्द रहता है कि 6.7 मिनट से ज़्यादा जो है, 6-7 मिनट से ज़्यादा ये खड़ी नहीं रह पाती। कह रही है कि 6 ऑपरेट हो चुके हैं, 4 बच्चों के, 1 रसोली का और 1 यूट्रस रिमूव होने का, जो 3 साल हो गए हैं, मगर अब पेन 2 मंथ से बहुत बढ़ गई है। अच्छा देखिए, पहली बात, इन्होंने 90 प्लस वेट बताया। मैंने जैसे आपको बताया कि वेट की वजह से आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इन्होंने खुद ही बता दी। हमें वजह बताने की इनकी ज़रूरत ही नहीं रही, वजह इन्होंने खुद बता दी। दूसरी ये है कि बिल्कुल आपने जो कहा है, एक तो ये है कि प्लीज़ आप अपना वेट कम कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज़ मैं अभी आपको घर पे रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ ऐसी होती हैं जो हम मोहरों के दर्द में जो होता है वो नहीं करते। ठीक है? तो एक्सरसाइज़ आपने खुद से प्लीज़ नहीं करनी, क्योंकि इसकी वजह से आपकी पेन ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आपने बेड पे नहीं बैठ जाना। क्यों? क्योंकि जब आप बेड पे बिल्कुल बैठ जाते हो तो ये चीज़ आपके मुहरों का दर्द बढ़ाती है, बजाय इसके कि आपके मुहरों का दर्द कम हो। तीसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ आप एक बार किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को विज़िट कर लें। वो आपको एक्सरसाइज़ेज़ भी बता देंगे, गाइड कर देंगे कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ आपने कैसे-कैसे करनी है, तो फिर वो आप एक्सरसाइज़ेज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे आपने बताया कि 2 मंथ्स हो गए हैं, पेन बहुत ज़्यादा है, तो यकीनन आपने किसी अगर फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं विज़िट किया तो प्लीज़ जाके विज़िट एक बार कर लीजिए, ठीक है? एक्सरसाइज़ेज़ मैं आपको यहाँ पे बता तो नहीं सकती, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दूँ, लेकिन माइट बी मुझसे कहीं गलती हो जाए या आपको समझने में थोड़ी-सी गलती हो जाए, तो बजाय इसके आपका मसला हल होने के वो बढ़ जाए। जी। थैंक यू सो मच साइका, आप प्रोग्राम में आई, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मैं चाहूँगी कि लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए कोई अच्छा-सा मैसेज जो आप देना चाहें? अच्छा, मैं हमेशा से एंड पे एक ही बात कहती हूँ कि देखिए प्लीज़, प्लीज़, ये आपकी लाइफ है, थोड़ी-सी छोटी-सी ज़िंदगी आपको मिली है, अल्लाह ने दी है, बड़े अच्छे तरीके से इसको गुज़ारें। स्पेशली जो मदर्स हैं या जो हाउसवाइफ हैं, उनको भी, और जो हमारे मेल हैं, उनको भी, कि प्लीज़ अपने लिए थोड़ा-सा टाइम अपने ज़िंदगी में से निकालें। वो थोड़ा-सा टाइम जो है, वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म जो कंडीशंस होती हैं, उससे आपको प्रिवेंट करता है, महफूज़ रखता है। तो प्लीज़ अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें, अपने आप को टाइम दें, चाहे वो 10 मिनट हो या आधा घंटा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर रात को 10 बजे सोते हैं, तो आप 9:30 बजे बेड पे चले जाएँ, 9:30 से 10:30 आप अपनी थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ेज़ करें। ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि आपने सुबह उठते साथ ही एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, ठीक है? आपको अगर रात को टाइम मिल रहा है, तो आप प्लीज़ रात में एक्सरसाइज़ कर लें, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ इन द सेंस आप थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ी-सी अपनी जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर लें, थोड़ी-सी, या रात को और कुछ नहीं खाने के बाद वॉक ही कर लें। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अपने आप को टाइम देना सीखें और हमेशा पॉजिटिव रहें।
जी, थैंक यू सो मच। मैं अपनी ऑडियंस से भी इस टाइम इजाज़त चाहूँगी और आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। आपने अपना इतना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला और जो है हमारे लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो हमारे साथ शेयर की, और हमारी ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने कमेंट्स के ज़रिए हमारी हौसला अफ़ज़ाई की, और आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई की वज़ह से ही हम इस तरह का काम करने में मुमकिन कर पा रहे हैं। मैं अपनी ऑडियंस से भी इजाज़त चाहूँगी। साइका, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थीं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा किसी और मौज़ू पर, किसी और अच्छे गेस्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।